हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम यूपीपीसीएस के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें ये हमारा 11वां नंबर क्लास है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो पहले स्टेटमेंट एक बार पढ़ते हैं। भारत की देशांतरीय एवं अक्षांशीय सीमा लगभग 20 डिग्री है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय के लिए मानक मध्याह्न रेखा के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है कि 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय के लिए मानक मध्याह्न रेखा के रूप में चुना गया है। ये हमारा सही है। और भारत की देशांतरीय एवं अक्षांशीय सीमा जो है लगभग 20 डिग्री है, तो ये गलत है क्योंकि ये लगभग 30 डिग्री है। कितनी है? लगभग 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे करेक्ट कीजिए कि 82 डिग्री यहाँ पे 30 सेकेंड दिया हुआ है, ये रॉन्ग है, शायद मिस प्रिंट हो गया होगा। होता कितना है, ऐसे भी ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है बट यहाँ रॉन्ग है। ठीक है, हमारा कितना होता है, हमें पता है कि 82 डिग्री और 30 मिनट होता है, जिसमें कि एक टिक होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये शायद मिस प्रिंट की वजह से है, बाकी ओवरऑल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो यह पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म समुद्री धाराओं की उपस्थिति है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसके परिणाम स्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्य से कम या कम वर्षा होती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एल नीनो क्या होता है। तो एल नीनो बेसिकली एक जटिल मौसम प्रणाली है जो प्रत्येक 3 से लेकर 7 वर्ष में एक बार दिखाई देती है, जो कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में सूखे, बाढ़ एवं अन्य मौसमी स्थितियों के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। इस प्रणाली में क्या होता है कि पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर क्या होता है कि गर्म समुद्री जलधाराओं की उपस्थिति के साथ ही वायुमंडलीय घटनाएं होती है, जो कि बड़ी मात्रा में क्या करती है, मौसम को प्रभावित करती है। और याद रखिएगा कि ये समुद्री जलधाराएं जो है वो पेरू के तट पर जल के तापमान में लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक वृद्धि कर देती है। और इसके कारण क्या होता है, भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत ही कम वर्षा होती है। कभी कभी क्या होता है, सूखे की स्थिति पड़ जाती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अल नीनो क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ला नीना क्या होता है। एक होता है अल नीनो और एक क्या होता है, ला नीना। मैंने आपको अल नीनो अभी बताया और आपको बताना है कि ला नीना क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो आइए सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। याद रखिएगा, केंद्रीय क्षेत्रक कह रहा है। फिर है यह जलभृतों का चित्रण एवं लक्षण का वर्णन करने के लिए भूजल प्रबंधन एवं विनियमन योजना का एक हिस्सा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये जानते हैं कि यह योजना क्या सच में केंद्रीय क्षेत्रक योजना है और कौन से मंत्रालय के द्वारा ये आरंभ की गई है। तो यह योजना जो है वो केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, ना कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। तो ये गलत हो जाएगा। किसके द्वारा जारी किया जाता है, केंद्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा। सबसे पहले ये जान लीजिए जलभृत होता क्या है। तो जिन चट्टानों में भूजल संग्रहित होता है उन्हें जलभृत कहते हैं। बेसिकली ये आमतौर पर बजरी या फिर रेत, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर इत्यादि से निर्मित होते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट हमारा है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि यह जलभृतों का चित्रण लक्षण वर्णन करने के लिए भूजल प्रबंधन विनियमन योजना का एक हिस्सा है। तो ये हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से होकर
गुजरती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है। सबसे पहले तो आपकी टिप्स पर ये होना चाहिए कि ये 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? तो पहला हो जाएगा गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल और फिर है हमारा मिज़ोरम और त्रिपुरा। ठीक है। भारत में कर्क रेखा के निकट जो स्थित शहर है वो हमारा है भोपाल, गांधीनगर, रांची, अगरतला और आइजोल। अब इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं कि क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि मणिपुर तो नहीं है। जो 8 राज्य मैंने बताए कौन कौन से हैं? राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और त्रिपुरा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ठीक है। तो आइए एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य म्यांमार के साथ? तो सबसे पहले देखते हैं कि म्यांमार कहाँ है। एक रफली मैप ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है वो मैंने बनाया है और म्यांमार हमारा कहाँ है? म्यांमार हमारा बिल्कुल यहाँ पे पड़ता है। ये हमारा म्यांमार है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारा म्यांमार है। अब बोल रहा है कि कौन से स्टेट के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो आइए देखते हैं कौन से स्टेट के साथ। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा सबसे पहले नागालैंड हो जाएगा और म्यांमार जो है, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश जो है उसका एरिया काफ़ी बड़ा है और जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वो लगभग 520 किलोमीटर एरिया क्या करता है? म्यांमार के साथ साझा करता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। बाकी जो हमारा नागालैंड है वो 215 किलोमीटर करता है। मणिपुर है वो हमारा 398 करता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से कम है। और मिज़ोरम जो है वो 510 किलोमीटर करता है। मतलब 520 किलोमीटर हमारा करता है अरुणाचल प्रदेश और 510 हमारा क्या करता है? यहाँ पर हमारा यहाँ पे है मिज़ोरम। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। आपको लगेगा कि ये नहीं होगा, बट आंसर जनरली जो हमको लगता है नहीं हो सकता है वही होता है। तो इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की परतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? तो पहला है पृथ्वी का ओजोन परत क्षोभ मंडल में पाया जाता है। सेकेंड है क्षोभ मंडल की ऊंचाई पृथ्वी के ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक अधिक होती है। तो आइए देखते हैं। देखिए हमने स्कूल में छोटे से 6वीं 7वीं कक्षा में भी पढ़ा है कि जो ओजोन परत होता है वो हमारा कहाँ होता है? बताइए। समताप मंडल में होता है। कहाँ होता है? समताप मंडल में होता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई पृथ्वी के ध्रुवों पर कम होती है, भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। ये बिल्कुल करेक्ट है। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम, जिसमें एक साइड पे कोयला क्षेत्र दिया हुआ है और दूसरे पे दिया हुआ है स्टेट। ठीक है, कोयला क्षेत्र और स्टेट। अब आगे देखते हैं कि कोयला क्षेत्र कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले गिरिडीह जो है वो हमारा है झारखंड में। ठीक है, गिरिडीह कहाँ है? झारखंड में। कोरबा हमारा हमें पता है छत्तीसगढ़ में है और सिंगरौली सिंगरौली हमारा मध्य प्रदेश में है और रानीगंज जो है वो हमारा है पश्चिम बंगाल में। ठीक है। अब इसके ऑप्शन से इसे मैच कर लेंगे। चलिए मैं मैच कर देती हूँ। ए का है हमारा 4, बी का है हमारा 2, सी का है हमारा 1 और डी का है हमारा 3। यही आंसर होगा जिस भी ऑप्शन में होगा। ठीक है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व एवं मानसून बौछार फसल के लिए उपयुक्त मतलब सही ढंग से सुमेलित नहीं है बोल रहा है। ठीक है, एक तरफ पे दिया है पूर्व मानसून बौछार और दूसरी तरफ पे क्या दिया है? कौन से फल या फसल के लिए उपयुक्त है, और सही ढंग से इसमें बोल रहा है कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले दिया है फूलों की बौछार, फूलों वाली बौछार। ठीक है, फूलों वाली बौछार जनरली होती है केरल एवं इसके निकट। ठीक है, जिससे कि कहवा के फूल खिलते हैं। किसके फूल खिलते हैं?
कहवा के फूल खिलते हैं। तो यहाँ पे ट्यूलिप का फूल जो दिया हुआ है ये हमारा होती है केरल में। सबसे पहले देखिएगा फूलों की जो बौछार है वो केरल में होती है, जिससे हमारा कहवा का फूल खिलता है। किसका फूल खिलता है? कहवा का फूल खिलता है, ना कि ट्यूलिप का। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। बाकी काल बैसाखी के टाइम पे क्या होता है? जूट। हाँ, जूट का फसल के लिए उपयुक्त होता है काल बैसाखी। फिर अब बारदोली छीड़ा, ये हमारा चाय के फसल के लिए है। ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग है, तो वही करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में चीनी उद्योग से रिलेटेड, जिसमें कि पहला जो स्टेटमेंट है वो दिया उचित एवं लाभकारी मूल्य, मतलब एफआरपी। आपको पता होगा कि गन्ने की जो बिक्री होती है वो एफआरपी मूल्य पे होती है, ठीक है। और अन्य फसलों जैसे कि धान और बाकी जो होते हैं, जितने भी दाल होते हैं या फिर तिलहन फसलें होती हैं, उसको किस पे हम बेचते हैं? उसे हम एमएसपी पर बेचते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी वह न्यूनतम मूल्य है जो चीनी मिलों को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर किसानों को देना होता है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत ने वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का जो लक्ष्य है वो संशोधित किया है, ठीक है। अब इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा ये स्टेटमेंट करेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। लेकिन 2030 तक 20% अल्कोहल जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि इसे अभी हाल ही में संशोधित किया गया था। और संशोधित करके क्या कहा गया था कि 2025 से लेकर 26 तक 20% एथेनॉल मिलाना है, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग है, मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली वन, मतलब ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि सामुद्रिक विधि के अनुसार अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां जहां क्या होता है कि अपनी आधार रेखाओं से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक समुद्राभिमुख विस्तृत होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, भूपर पट्टी के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो यह प्रकृति में भंगुर होते हैं भूपर पट्टी जो होते हैं, और महासागरों में भूपर पट्टी की जो मोटाई होती है वो महाद्वीपों की तुलना में कम होती है। मतलब महाद्वीप की जो मोटाई होती है ऊपर पट्टी की वो क्या होती है? ज़्यादा होती है, और महासागरों की क्या होती है? कम होती है। तो ये हमारा दोनों ही करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है जल विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2005 को लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो यह महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार भारत के जलवायु विभाजन संबंधी अध्ययन का क्या किया है? प्रयास किया है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा H.E. ब्लैनफोर्ड। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम को किस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। फिर पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में बोल रहा है, दो स्टेटमेंट है, दोनों पढ़ते हैं। मेंटल के ऊपरी हिस्से को स्थलमंडल कहा जाता है। क्रोड बहुत भारी पदार्थों मुख्यतः निकिल और लोहे से बना हुआ होता है। आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले मेंटल क्या होता है? तो मेंटल जो होता है वो भूपर पट्टी के नीचे की परत होती है। जैसे ये भूपर पट्टी है तो ये हमारा नीचे का क्या है? ये हमारा भूपर पट्टी के नीचे का ये हमारा मेंटल है, ठीक है। मेंटल याद रखिएगा, मेंटल जो है वो मोहो असंतत्य से क्या है 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है। और याद रखिएगा मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा होता है और कर्स्ट का मतलब भूपर पट्टी का जो नीचे का हिस्सा होता है, उन दोनों को मिलाकर हम दुर्बलता मंडल उसे कहते हैं, यानी कि एस्थनोस्फियर। इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अभी जैसा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है उसके हिसाब से मेंटल के ऊपरी हिस्से को स्थल मंडल नहीं कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि मेंटल का ऊपरी हिस्सा जो होता है वो दुर्बलता मंडल कहलाता है या दुर्बल मंडल कहलाता है। बेसिकली दुर्बल मंडल जो होता है वो 400 किलोमीटर तक विस्तृत होता है, ठीक है। याद रखिएगा भूपर पट्टी और मेंटल के सबसे ऊपरी हिस्से को स्थल मंडल कहा जाता है, सबसे ऊपरी हिस्से को, ठीक है। लेकिन मेंटल का ऊपरी हिस्से से थोड़ा नीचे उसे हम दुर्बलता मंडल कहते हैं, ना कि स्थल मंडल, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो होता है वो हमारा हो जाएगा स्थल मंडल। स्थल मंडल के नीचे हमारा आएगा उसका भाग जो है
ये हमारा कहलाएगा दुर्बलता मंडल, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया। फिर एक क्रोड बहुत भारी पदार्थ हो, मुख्यतः निकिल और लोहे से बना हुआ है, जिसके लिए हमने याद भी किया है कि नीफे। क्रोड में क्या है? नीफे, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है, ठीक है। पृथ्वी पर विस्फोटक ज्वालामुखी कुंड है। याद रखिएगा, ज्वालामुखी कुंड जो होता है वो सबसे ज़्यादा विस्फोटक होता है। वे आम तौर पर इतने ज़्यादा विस्फोटक होते हैं कि जब वे फटते हैं तो वे किसी भी ऊंची संरचना का निर्माण करने के बजाय स्वयं ही ढह जाते हैं, और इन ढह गए अवसादों को ही क्या कहा जाता है? कुंड कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है? ज्वालामुखी कुंड, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर है सीसी काल्डर के अनुसार भारत में कितने वनस्पति क्षेत्र हैं? तो भारत में कितने वनस्पति क्षेत्र हैं? 8 वनस्पति क्षेत्र हैं भारत में, जिसके बारे में, मतलब जिसके नाम को क्या करते हैं, आइए एक बार पढ़ लेते हैं ताकि वो हमारे माइंड में रहेगा, ताकि एग्ज़ाम में अगेन क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन जो है वो भारत का वनस्पति क्षेत्र है, तो हम उसे टिक कर सकें। तो पहला है पूर्वी हिमालयी क्षेत्र, दूसरा है उत्तर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, तीसरा है सिंधु गंगा का मैदान, चौथा है गंगा का मैदान, पांचवा असम क्षेत्र, छठवां दक्कन क्षेत्र, सातवां हमारा मालाबार क्षेत्र, आठवां है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। समटाइम्स पूछता है कि भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा कौन सी देश साझा करती है, तो हमें पता है कि जो बांग्लादेश है वो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है, लगभग 4000 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर पूछेगा तो चाइना आता है, और तीसरे पर पाकिस्तान, चौथे पर नेपाल, पाँचवें पर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफ़गानिस्तान। तो सबसे कम हमारा अफ़गानिस्तान शेयर करता है। कॉमन सेंस लगाएंगे, थोड़ा भी मैप पता होगा तो ये आसानी से बन जाएगा अफ़गानिस्तान। फिर पश्चिमी घाट से उद्गमित होने वाली नदियों के उदाहरण हैं, पश्चिमी घाट से। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि हाँ, तो पश्चिमी घाट से उद्गमित होने वाली जो नदियाँ हैं, हमने एनसीईआरटीज़ में पढ़ा है कि ये समांतर अपवाह प्रणाली का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, क्योंकि यहाँ जो नदी है वो मतलब कि एक दूसरे के समांतर वो बहती है, ठीक है। जैसे कि गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई। आप देखिए, ये है सपोज दैट हमारा साउथ में भारत का मैप, ये यहाँ से गोदावरी बहती है, गोदावरी के बाद हमारा कृष्णा बहती है, फिर कावेरी बहती है। तो क्या है, ये एक दूसरे के समानांतर है ना, बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। मैप से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक जो है गुजरात है, ठीक है। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो गुजरात है। गुजरात के बाद यदि बात करें तो राजस्थान है, राजस्थान के बाद तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, और सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है। यदि हम सरसों के उत्पादन के बारे में बात करें तो राजस्थान प्रथम आता है, सेकेंड हमारा यूपी, और फिर हमारा मध्य प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राकृतिक पतन नहीं है? तो भारत का जो प्राकृतिक पतन है वो चेन्नई जो है वो प्राकृतिक पतन नहीं है, बल्कि क्या है, आर्टिफिशियल है। क्या है? आर्टिफिशियल है, ठीक है। और ये सभी प्राकृतिक है, मुंबई पतन, कोची पतन, मारमा गांव पतन, ये हमारा प्राकृतिक पतन है। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 21 का डी, चेन्नई पतन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समुद्र तट या समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त नहीं है, पूछ रहा है। नहीं को एक बार अच्छी तरह से गौर कीजिएगा, ठीक है। नहीं है पूछ रहा है, तो घोघला समुद्र तट भी नहीं है, तारकर्ली समुद्र तट भी नहीं है, कोवलम समुद्र तट भी नहीं है, थारंगम बाड़ी समुद्र तट भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले तो हमारा तारकली समुद्र तट है और थारंगम बाड़ी समुद्र तट भी है,
ये मुझे देखने में दिक्कत हो गया। तारकली समुद्र तट भी है और थारंगमबाड़ी भी है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए।